नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हमारा रहने वाला है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। आई होप अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स पसंद आए हों तो आज का हमारा ये थर्ड पार्ट रहने वाला है, जिसमें आज हम जो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट छूट चुका था, डेटा जो बचा हुआ था, वो आज हम पार्ट को क्लियर करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद में एक और लेक्शन हमारा आने वाला है। यहाँ पर हमारे सामने क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो यह हमारे सामने क्या है, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं कि क्या होती है। तो यहां पर हमारे सामने अम्ल प्लस धातु और लवण यहां पर हमारे सामने है। तो यहां पर क्या है, अम्ल प्लस धातु, अगर हम यहां पर उनकी रासायनिक केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो धातु के साथ अगर हमने कराई तो लवण प्लस H2 हमें यहां पर देते हैं। और वहीं अगर हम इसकी लवण की हम धात्विक के साथ करा रहे हैं तो लवण प्लस यहां पर हमें लवण धात्विक ऑक्साइड के साथ में लवण प्लस जल दे रहे हैं। यहाँ धातु कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो लवण प्लस CO2 गैस के साथ में जल देते हैं हमें, यानी बाई कार्बोनेट के साथ में लवण भी देते हैं, CO2 गैस भी देते हैं और साथ में जल भी देते हैं। वहीं अगर हम इसकी करवाते हैं इधर तो दोस्तों यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ में लवण भी, CO2 भी और जल भी सेम हमें कार्बोनेट के साथ में और सेम बाई कार्बोनेट के साथ में देते हैं। प्लस लवण प्लस जल तो हमें देते ही देते हैं यहाँ पर। वहीं सार्क की अगर हम देखते हैं, सार्क की अभिक्रिया, तो यहाँ पर सार्क जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, उसमें अगर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, धातु के साथ कराने पर लवण प्लस H2 हमें दे रहा है। वहीं लवण प्लस अधात्विक ऑक्साइड के अंदर या लवण प्लस जल देता है। धातु कार्बोनेट के साथ हमें कोई केमिकल रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और यहाँ धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्या दिया, मैंने जल और लवण हमें यहां पर दिया है। तो ये था कुछ इनका ग्राफ्स, कुछ इस टाइप से, जो आप इसको एज ए नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बारे में रीड कर सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत सिंपल स्टेप्स में हमने यहां पर आपको बताया है, जिसमें आप चाहें तो यानी जब अम्ल में, यानी अम्ल की अभिक्रिया हम सार्क के साथ कराते हैं तो ये सभी प्रोडक्ट हमें यहां पर मिलते हैं, ये सभी इक्विपमेंट्स हमें यहां पर मिलते हैं, जिसमें अम्ल प्लस धातु के साथ कराने पर लवण और H2O मिल रहा है। धात्विक ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण प्लस जल मिलता है, यहाँ H2O नहीं मिल रहा है हमें। और वहीं हम इसकी अधात्विक ऑक्साइड के साथ, वहीं इसकी दोस्तों हम यहाँ पर कराते हैं इधर धातु बाई कार्बोनेट के साथ में, तो लवण प्लस CO2 हमें यहाँ पर और जल देता है। इसके साथ में धातु बाई कार्बोनेट के साथ में लवण CO2 प्लस जल देता है, यानी लवण और जल हमें यहाँ पर मिलेगा अगर आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे। वहीं सार्क की, पहले अम्ल की सार्क के साथ कराए, अब सार्क की अम्ल के साथ कराते हैं तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, लवण प्लस H2O हमें मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें जल मिल रहा है अधात्विक ऑक्साइड के साथ में, धातु बाई कार्बोनेट के साथ में। यहाँ पर अगर हम धातु बाई कार्बोनेट की बात करते हैं तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं है, और यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये कुछ इस टाइप से है। इसी के साथ हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने अम्ल एवं सारकों की समानता, क्या समानताएं पाई जाती है। सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जितने भी अम्ल हैं वो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, और सार्क जितने भी है वो H माइनस। अम्ल H प्लस और सार्क यहाँ पर OH माइनस हमारे सामने यहाँ पर ये देते हैं, ये आयन उत्पन्न करते हैं। ये दोनों में समानताएं पाई जाती है। यहाँ पर हमने अगर हम बात करें, देखिए बच्चों, कि जब कोई अम्ल सार्क जल में मिलता है, अम्ल और सार्क जब जल में मिल जाए, यानी मिलता है, तो तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलने पर आयन की आर्द्रता H3O प्लस या OH माइनस आयन प्रेजेंट करती है। यानी यहाँ पर H3O प्लस यहाँ पर किसके साथ में करेगी, ये करेगी बच्चों हमारे सामने अम्ल के साथ में, या फिर ये करेगी OH माइनस सार्क के साथ में। यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, आयन की कमी आती है। यहाँ पर हमने सार्क, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया है बच्चों सार्क तथा अम्ल की प्रबलता। अगर प्रबल हो, सार्क भी प्रबल और अम्ल भी प्रबल हो, उनकी प्रबलता में क्या देखने को मिलता है, किसी सार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन जो कि अम्ल देता है, तथा OH माइनस आयन की संख्या में निर्भर करता है। H प्लस आयन कितना है, OH माइनस आयन कितना है, इससे पता चलता है कि अम्ल कितना ज्यादा है और ये कितना कम हमें यहाँ पर मिल रहा है।
उस पर निर्भर करता है। वहीं किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम इस सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये वह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न आर्द्रता और विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करती है, जो कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ लिटमस लाल को नीला, नीले को लाल कर देती है। यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमने क्या लिया, यहाँ पर पीएच स्केल लिया। पीएच पेपर आता है और पीएच स्केल आता है, जो कि अम्ल की, क्षार की यहाँ पर हमें वो बताता है कि कितने मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पीएच स्केल, पीएच पेपर कैसा होता है वो अगर आप जानना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है साइड में, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी स्मॉल साइज का है, बहुत छोटा वाला है। बाकी हैवी पेपर हम इन फ्यूचर में लाएंगे और आपको दिखाएंगे जरूर। चलिए, यहाँ पर किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित यहाँ पर क्या है, H प्लस आयन की आर्द्रता ज्ञात करने के लिए जब इसे हम स्केल पर विभाजित करते हैं तो यहाँ पर पीएच स्केल पर जब हम किसी चीज को विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पीएच स्केल में पी यहाँ पर पुषांश होती है, जो कि जर्मन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि शक्ति को प्रेजेंट करती है। तो पीएच स्केल के अंदर पीएच स्केल 0 से लेकर 7 के बीच का होता है। पीएच स्केल में यहाँ 7 ये उदासीन को दर्शाता है और 7 से जो यहाँ पर लेस देन है वो अम्लीयता को दर्शाता है, ग्रेटर देन है या 7 से वो क्षारीयता को दर्शाता है। यानी कि जब आप स्केल में जब कोई भी 0 से 14 तक का पीएच ज्ञात करना होता है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक का, तो बीच का जो 7 होता है वो मिडिल फिंगर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दुर्लभ अम्ल है यहाँ पर, और ये प्रबल अम्ल है यहाँ पर पीएच आयन में। तो दुर्लभ अम्ल यहाँ पर हमने देख रखे हैं, ये प्रबल अम्ल देख रखे हैं। ये दुर्लभ साल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रबल सार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर OH माइनस आयन हमें यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर अगर हमें पीएच स्केल को देखें तो पीएच स्केल कुछ इस टाइप का हमारे सामने होता है। ये 0 से लेकर 14 के बीच का यहाँ नंबरिंग होती है और इसमें बीच का जो 7 है वो मिडिल होता है। इसके इधर वाला जितने भी हैं वो अम्ल होते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं 7 से जितने भी 0 की तरफ जाएंगे, 0 जिसके अंदर आया वो हैवी, काफी हैवी क्वालिटी का या साद्र अम्ल पाया जाता है। वही 7 पर रहता है वो तनु अम्ल पाया जाता है, या 7 से कम 6 पर रहेगा वो तनु अम्ल रहेगा। वहीं यहाँ पर शार्क में भी करें तो शार्क जितना 14 की ओर जाएगा बढ़ते हुआ वो उतना ही प्रबल शार्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये साद्र जो H प्लस आयन और ये भी H प्लस आयन की कमी बताता है, इधर वृद्धि बताता है। तो यहाँ पर ये पीएच स्केल हमारे सामने कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, वो अब हम बात कर लेते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। यहाँ पर पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच 7.0 से 7.8 की रेंज के बीच में कार्य करता है हमारा शरीर। वर्षा के जल की अगर पीएच मापा जाए तो 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। अगर वर्षा का जल 5.6 से, वर्षा का जल में 5.6 यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, इससे अगर कम है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। बाकी आजकल आपने देखा है कि हमारे ओजोन परत पर, यहाँ पर हमारे वायुमंडल में काफ़ी अम्ल, काफ़ी ऐसे केमिकल्स होने से हमारी आजकल अम्लीय वर्षा काफ़ी होती है, जिसमें मछलियों को जलाशय में, हमारी खेती में काफ़ी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो अगर उसके जल में पीएच माइनस यानी कम से कम 5.6 से अगर यहाँ पर कम है तो उस स्थिति में उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यहां पर हम नेक्स्ट नीचे की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों मिट्टी की अगर हम यहां पर पीएच स्केल को देखें, अच्छी उपज के लिए पौधों के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर अच्छा पीएच स्केल में अच्छा पीएच लेवल है तो वहां पर वो उपजाऊ खेती है, काफी अच्छी खेती होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। केमिकल्स को हमें खेती के अंदर यूज करना पड़ता है उसकी पीएच लेवल को ध्यान में रखते हुए। वहीं हमारे पाचन तंत्र यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बच्चों इसी पर ही डिपेंड करता है, हमारा पीएच स्केल पर ही
कि हमारा अदर यानी हमारा स्टमक अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है। अगर आपने हमारा एक वीडियो हमने बना रखी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो अगर आपने देखी हो तो जरूर जाकर देखें। उसमें हमारे शरीर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है, यहाँ पर रेरोन अम्ल पाया जाता है, पेप्टोन अम्ल पाया जाता है। वो हमने आपको बताया क्या क्या पाया जाता है, कैसे प्रक्रिया होती है, वो सारी हमने बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारे जो अमाशय है, अमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है। जो अम्ल कौन सा होता है, HCl अम्ल में यहाँ पर देखने को मिलता है। HCl अम्ल यहाँ पर उत्पन्न करता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपचन की काफी व्यक्तियों को अपचन की शिकायत होती है। जब अपचन की स्थिति में अदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो गया है, अगर HCl ज्यादा बढ़ गया है तो उस स्थिति में आपका पचता नहीं है और उसके बाद में एसिडिटी की समस्या आपको देखने को मिलती है। इसी के कारण हमारे यहाँ पर जलन होने लग जाती है स्टमक के अंदर, वो हमें देखने को मिलती है। इस दर्द को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर एंटी एसिड हमें लेना होता है, जिसमें आजकल हम क्या चीज़ लेते हैं आप सभी को मालूम है दोस्तों, इनो हम यूज में ले रहे हैं, वो एंटी एसिड है, वो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं, जो हमारे अम्ल की मात्रा को उदासीन करने में या फिर कम करने में काम में लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमें यहाँ पर लिया जाता है। उसी के साथ बच्चों यहाँ पर पीएच में परिवर्तन, पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांतों का में भी अंतर आता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है। दांतों में इनेमेल, दांतों में इनेमेल या कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है दांत हमारे। तो यहां पर जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये जल में भी नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है। वैसे हम पानी पीते जल में, अगर दांत घुलने लग गए तो दांत ही खत्म हो जाते हैं। और इसका जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है। और सारे दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन हो जाती है। इसलिए जब हम हमारे इसमें जब कोई क्षारक अवस्था कट्टा पदार्थ चला जाता है, जब हम अम्ल से उसकी वो करते हैं टूथपेस्ट, उसके बाद में यहाँ से वो साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमारे सामने पशुओं पौधों में उत्पन्न रासायनिक आत्मरक्षा में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे मधुमक्खी का डंक में एक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक है वो भी अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है और जलन महसूस होती है। डंक मारने पर हमारे अंदर यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग करने से आराम मिल जाता है। अगर कहीं मधुमक्खी ने आपको काट लिया और वहाँ अगर बेकिंग सोडा का आप यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है क्षार और मधुमक्खी के अम्ल डंक में होता है अम्ल। अगर अम्ल पे हम क्षार डालते हैं तो वो उदासीन हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो आप बेकिंग सोडा का यूज जरूर करें, क्योंकि वो न्यूट्रल करने में काम करता है। वहीं यहाँ पर नेटल के डंक वाले बाल जिसमें मिथेनोइक अम्ल छोड़ती है, इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जलन महसूस होती है और उसका इलाज करने के लिए हमें डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ कर लगाना होता है, जो हमारे यहाँ पर यूज में लिया जाता है। लवणों का पीएच स्केल क्या होता है। लवणों में प्रबल अम्ल है, यहाँ पर प्रबल अम्ल प्लस प्रबल अम्ल उदासीन, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल के साथ में यार केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उदासीन लवण होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल सार मिलता है तो यहाँ पर अम्लीय लवण हो जाता है, और प्रबल सार और दुर्लभ अम्ल यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर सारीय लवण हो जाता है। यानी ज्यादा अम्ल और कम अम्ल यहाँ पर मिल रहा है तो अम्लीय लवण हो जाएगा। और यहाँ पर प्रबल सार्क मिलता है और दुर्लभ कम यहाँ पर लवण में यहाँ पर अम्ल मिल रहा है, हमें एसिड कम मिलता है तो सारीय लवण यहाँ पर मिलता है। और दोनों ही प्रबल हो, सार्क भी प्रबल हो और अम्ल भी प्रबल हो तो हमें यहाँ पर उदासीन मिलता है। उदासीन यानी अगर आप मधुमक्खी का डंक आपने काटा और वहां पर उतनी ही कैपेसिटी का, अगर वहां पर हम क्या यूज में लेते हैं, उतनी ही कैपेसिटी का सार्क हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं तो हमारा जो दर्द है वो बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर था बच्चों। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज हमारा यहाँ पर 3rd लेक्चर था जो आपको पसंद आया होगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो लास्ट एंड फाइनल रहने वाला है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का, और फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 यहां से खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी आएगी वो चैप्टर नंबर 3 की हमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लेसन बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आई होप अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कराया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर वो क्लास 10th की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।